परमाणु संरचना के लेक्चर 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है क्वांटम अंक, जिसे आपने अपनी क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्वांटम अंक को पढ़ने से पहले हमने जो हमारे पहले के लेक्चर में जो पढ़ा है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्वांटम अंक की सहायता से हमें ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या क्या पता लग सकता है। सबसे पहले हमने बोर का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें यह देखा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। फिर हमने सोमरफील्ड का सिद्धांत पढ़ा। उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी यह निकल के आई कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तर में घूमता है उनके अतिरिक्त छोटे ऊर्जा स्तर भी होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिमान रहता है। इसके बाद हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, जो यह कहता है कि जब हम किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात कर ही नहीं सकते, तब हम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रायिकता शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी का शब्द का प्रयोग करते हैं कि नाभिक के चारों ओर कोई ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होगी। जहां संभावना अधिक है उसे हमने ऑर्बिटल कहा और जहां संभावना कम है उसे हमने नोड कहा। तो ये जो हमने अभी जो रिकॉल किया उससे हमें एक चीज पता पड़ी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, छोटे ऊर्जा स्तर में भी घूम रहा है, ऑर्बिटल में भी है। तो यदि हमें ऑर्बिटल या फिर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वो हम क्वांटम अंक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास चारों क्वांटम अंक का मान हो तो आप यह बता सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस ऑर्बिटल में है और उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। यानी संपूर्ण जानकारी के लिए आप क्वांटम अंक की आवश्यकता होती है। एक बात आप ध्यान ये रखें कि यदि आपको ऑर्बिटल की जानकारी चाहिए तो हमें 3 क्वांटम अंक की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहला जो क्वांटम अंक होता है वो है मुख्य क्वांटम अंक, दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम अंक, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम अंक और चौथा होता है चक्रण क्वांटम अंक। शुरू के जो 3 हैं, मुख्य, दिगंशी और चुंबकीय, यदि हमें ऑर्बिटल की जानकारी चाहिए संपूर्ण तो हमें 3 की आवश्यकता पड़ती है, और यदि हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी चाहिए तो हमें चारों क्वांटम अंक चाहिए होते हैं। इसके बाद हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन चारों क्वांटम संख्या में से शुरू की 3 क्वांटम संख्या जो है वो हमें श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है जो श्रोडिंगर का, उसके सॉल्यूशन से प्राप्त होते हैं। और चौथा क्वांटम अंक जो है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस से प्राप्त होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि शुरू के 3 श्रोडिंगर से प्राप्त हुए हैं इक्वेशन से, और जो आखिरी वाला है स्पिन क्वांटम नंबर या फिर चक्रण क्वांटम नंबर, वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंसेस से प्राप्त होते हैं। ये सवाल आपको कहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम क्वांटम अंक पढ़ें तो सबसे पहली बात हम किस सिंबल द्वारा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और उसका उपयोग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वांटम अंक है वो है मुख्य क्वांटम अंक। ये n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह आकार बताता है। एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखें कि E n के समानुपाती है। E यहाँ पे ऊर्जा है, n यहाँ पे मुख्य क्वांटम अंक है और यह आकार है। इसका मतलब ये E n के समानुपाती है, n आकार के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यह आकार को प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल के आकार को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, या फिर हम कहें कोश को
प्रदर्शित करता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखें। आप देखें कि E के समानुपाती है, अर्थात N का मान अधिक है तो ऊर्जा अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की, और यदि N का मान कम है तो ऊर्जा कम होगी। N का मान यदि अधिक है तो आकार बड़ा होगा ऑर्बिटल का, यदि N का मान कम है तो आकार छोटा होगा ऑर्बिटल का। तो ये लाइन आपको ध्यान रखें हमेशा। और जैसे जैसे आप ध्यान रखें कि नाभिक से दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की दूसरे कोश में, n बराबर 1 2 3 4 यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि आकर्षण, देखिए नाभिक में प्रोटॉन है प्लस और इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा तो उसे आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा बाहर की तरफ जाने पर बढ़ती है। इसके बाद आप ये देखें कि n का मान कहां से कहां तक हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि जितने भी क्वांटम अंक आप पढ़ने वाले हैं उसमें आप 1 के अंतर से ही उनका मान होगा। 1 2 3 4 यानी पॉइंट्स में कुछ नहीं आएगा, 1 या 2 फिर 3 4 यानी 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। तो जितने भी क्वांटम संख्या आप पढ़ेंगे उन सभी को अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 के अंतर से उनका मान होगा। अब आप देखें कि n जो है उसका मान 1 से लेकर के n के मध्य हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब राइट साइड देखें, ये जो हमने परमाणु संरचना का एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपको पता है कि नाभिक केंद्र में होता है, बिल्कुल बीच में, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन इन कोश में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के जस्ट बाद वाला जो कोश होता है उसका संख्या है n बराबर 1, इसके बाद जो आता है उसे n बराबर 2, और इसके बाद जो होता है उसे n बराबर 3 कहा जाता है। अब देखें कि अब प्रश्न जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट n दे दिया जाएगा या फिर कोश का नाम बता दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप बात करें, n बराबर 3 है, इसका मतलब ये k कोश की बात हो रही है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि n यानी मुख्य क्वांटम संख्या कोश को भी प्रदर्शित करता है, यानी n बराबर 1 की जब बात हो रही है इसका मतलब k कोश की बात, 2 का मतलब l कोश की बात, 3 का मतलब m कोश, 4 का मतलब n कोश। अब प्रश्न या तो आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि n का मान इतना है, आपको उस कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, या फिर आपको कहा जा सकता है कि l कोश के लिए, m कोश के लिए या फिर n कोश के लिए आप कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। आप ध्यान रखें कि यदि आपको किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जिसमें n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया गया है n बराबर 4, तो आपको पता है कि आपको कहा जाए कि कुल इस कोश में n बराबर 4 यानी चौथे कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे और 2 × 4 का स्क्वायर यानी 16 × 2 = 32। आप देखें, यानी चौथे कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप देखिए 32 लिखा हुआ है। प्रश्न इस तरीके से ना पूछ करके प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि m कोश के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संभावना कितनी हो सकती है, यानी m कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आपको पता है कि m का मतलब तीसरे कोश की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 3 की बात हो रही है, तो हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 × 3 की पावर 2 यानी 18, तो आप निकालेंगे, ये देखिए 18 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको n का मान दिया जा सकता है या फिर आपको KLMN इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य क्वांटम अंक के बाद आता है हमारा दिगंशी क्वांटम अंक। अब ध्यान रखें कि इसे L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे
द्वितीयक या गौण क्वांटम अंक भी कहा जाता है। यह ऑर्बिटल की आकृति को बताता है। जैसे मुख्य ने बताया था, मुख्य क्वांटम संख्या ने बताया था आकार, यह बताता है आकृति। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास L का मान है तो आप उस ऑर्बिटल की आकृति बता सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह कक्षीय कोणीय संवेग को दर्शाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यह उपकोश को दर्शाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि उपकोश का मतलब SPDF की बात हो रही है। जब आपसे कोश पूछा जाए तो KLMN, यदि आपको उपकोश पूछा जाए तो SPDF, ये होते हैं उसके मान। अब यदि आपको n का मान दिया हुआ है, आप ध्यान रखें एक लाइन को, कि यदि आपको n का मान दिया हुआ है, कुछ भी दे रखे हैं, मान लीजिए 2 दे रखा है, तो L का जो कुल मान होगा वो 0 से लेकर के n-1 के मध्य होगा। इसका मतलब ये, तो L का मान कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के n का मान 2 है तो 2 - 1 का मतलब 1, यानी इसके 2 मान हो सकते हैं, 0 और 1। आप ये वापस देखें, अगर L बराबर 0 है तो इसका मतलब आप S की बात कर रहे हैं। S का आकार गोलाकार होता है। अगर L का मान 1 है तो वो होता है P, डंबल आकार होता है। अगर L का मान आपको 2 दे रखा है, इसका मतलब आप D, उपकोश की बात कर रहे हैं। और यदि L बराबर 3 दे रखा है तो इसका मतलब आप F, उपकोश की बात कर रहे हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो डायरेक्ट आपको n का मान देकर के पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये जो हमने प्रश्न अभी सॉल्व किया n बराबर 2 के लिए, तो आप देखिए n बराबर 2 के लिए L के जो हमने मान निकाले वो 2 मान है, एक है 0 और एक है 1। अब आप देखिए L बराबर 0 किसके लिए होता है, S के लिए, और L बराबर 1 किसके लिए होता है, P के लिए। यानी हम यह कह सकते हैं कि उपकोश S और P यानी दूसरे कोश के लिए n बराबर 2, यानी दूसरे कोश में जो उपकोश होते हैं वो S और P होते हैं। उसी प्रकार आपको यदि n बराबर 4 के लिए पूछा जाए, n बराबर 4 के लिए कहा जाए कि इसमें उपकोश की संख्या कौन कौन सी होगी या L का मान क्या होगा, तो L का मान आप ध्यान रखें कितना होता है, 0 से लेकर के n-1 के मध्य होता है। तो इसका मतलब ये कहें 0 से लेकर के n कितना है आपके 4 में से 1 गया तो 3, यानी 0 से लेकर 3 के मध्य, यानी L का मान होंगे 0, 1, 2, 3। मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्वांटम अंक का जो भी अंक होगा वो 1-1 के अंतर के बाद होगा। तो देखिए 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इन सभी में 1-1 का अंतर है। तो अब आप देखें कि 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और 3 का मतलब होता है F। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 4 यानी चौथे कोश में S, P, D, F चारों उपकोश उपस्थित होते हैं। इसके बाद आप देखें, यदि आपको कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है, ये देखिए आप, यदि आपको कक्षीय कोणीय संवेग निकालने को कहा जाए और आपको कहा जाए यदि L का मान दिया हुआ हो तो आप लगाएंगे ये फॉर्मूला L + 1 h/2π, कक्षीय कोणीय संवेग। L का मान आपको पता है 0, 1, 2, 3। अब आप ये देखें कि आपसे प्रश्न या तो सीधा पूछ लिया जाएगा कि आप L का मान आपको 3 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, कुछ भी दे रखा हो सकता है। मान लीजिए L बराबर 3 दे दिया आपको, तो आप कैसे निकालेंगे कक्षीय कोणीय संवेग। आप देखें रूट है, रूट में 3 प्लस का 1 और ये h/2π, 3 + 1 4, 3 और 12 यानी √12 h/2π।
अगर आपको ये नहीं दे सकते, एल का मान नहीं दे सकते, तो मान लीजिए आपको कहा जाए